मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्रोग्राम का नंबर भी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दुआ करता हूँ कि इस साल में आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हों और अल्लाह ताला आपको इस बीमारी से महफूज रखे, आमीन। पिछले 2 हफ़्ते से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी और इसकी वजह यही थी कि फेस्टिव हॉलीडेज़ की वजह से, लेकिन अब हम हर वीक ये शो किया करेंगे और आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। हम कॉल्स जाने की तरफ से पहले मैं आपको थोड़ी सी अपडेट्स देता जाऊँ। जैसे आपको पता है कि अब 31 दिसंबर 2020 को ब्रेक्सिट अब हो चुका है। इतने साल हम बातचीत करते होते थे ब्रेक्सिट, लेकिन अब वो फाइनलाइज हो गया। अब इसका इम्प्लिकेशन क्या है, आप ये पूछ रहे होंगे। मेनली कि अगर आप एक यूरोपियन नेशनल हैं और आप अब एंटर होते हैं यूके में, आप खाली 3 मंथ्स के लिए यहाँ रह सकते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट इम्प्लिकेशन। इन एनी 6 मंथ पीरियड में आप एज ए यूरोपियन नेशनल खाली 90 डेज़ यहाँ यूके में रह सकते हैं। सो इन 1 ईयर 180 डेज़। अनलेस आप एक यूरोपियन नेशनल होकर एक वर्क परमिट वीज़ा पर आते हैं, फिर आप यहाँ रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और 5 साल बाद आप सेटलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो इम्प्लिकेशन हुआ है ब्रेक्सिट की वजह से, वो है कि एज ए यूरोपियन नेशनल आप अब अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। सो योर कज़न, योर अंकल, योर आंट, अब आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स हैं अभी भी पाकिस्तान में या यूरोप में और आपकी रिलेशनशिप शुरू हुई थी बिफ़ोर 31 दिसंबर 2020, सो आपकी शादी हो चुकी हुई थी बिफ़ोर 31 दिसंबर 2020, फिर आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं टू द यूके। सो ये आप अभी भी कर सकते हैं। एक और जो बात मैं आप सबसे करना चाहता था वो थी कि एज ए यूरोपियन नेशनल आपके पास अब डेडलाइन है कि 30 जून 2021 तक आपने अप्लाई करना है फॉर योर प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस। ये प्लीज़ आपने मेक श्योर करना है, क्योंकि फ्रॉम दिस ईयर जून उसके बाद जो आपका रेजिडेंस कार्ड है इसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब आप वो करेंगे एम्प्लॉयर्स चेक्स वगैरह, अगर आपके पास सेटलमेंट स्कीम पर स्टेटस नहीं है, वो फिर आपको काम करने की इजाज़त भी शायद ना दें। सो इसलिए बेहतर है कि आप जल्दी से अप्लाई कर लें बैकलॉग शुरू होने से पहले। एक और जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था वो थी कि अब अनमैरिड पार्टनर एप्लीकेशन वो भी आप सबमिट नहीं अब कर सकते, जो होता था EEA, EFM। सो फॉर एग्जांपल आप एक यूरोपियन नेशनल थे और आपकी रिलेशनशिप शुरू हो जाती थी एक नॉन EA नेशनल के साथ, अब और आप शादीशुदा नहीं थे, अगर आपके पास 2 साल प्रूफ था आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते थे। अब वो एप्लीकेशन अब ख़त्म हो गई है। लेकिन इसमें गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में है एक यूरोपियन नेशनल के साथ जिनके पास है प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस, आप अंडर अपेंडिक्स FM इमिग्रेशन रूल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक पाकिस्तानी नेशनल, मेरे पास स्टेटस नहीं है और मैं एक रिलेशनशिप में हूँ एक यूरोपियन नेशनल के साथ जिसके पास है प्री सेटल स्टेटस, और फॉर एग्जांपल अगर हम शादी कर लेते हैं फिर मैं अपेंडिक्स FM पर अप्लाई कर सकता हूँ और मुझे वो 2 ईयर रिक्वायरमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अनमैरिड है फिर हमें वो 2 ईयर रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। सो प्लीज़ इसका भी आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। कोविड-19 के हवाले भी अपडेट्स हैं, लेकिन बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं। एक कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, यू लाइव होने जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, आपसे क्वेश्चन पूछना था कि मैंने अपनी डॉटर्स के लिए अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी, ठीक है। तो मुझे होम ऑफिस से रिसेंटली लेटर आया है कपल ऑफ डेज अगो। मैंने उनको जो एप्लीकेशन फ़ी है 1012 वो दोनों बेटियों की 2024 पे कर दी है। मैंने पोस्ट किया था उनका एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ठीक है। एवरीथिंग। उन्होंने एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा है कि उनको बर्थ सर्टिफिकेट और सब कुछ मिल गया है, बट इन द लेटर उन्होंने कहा है कि
within 14 days I जी have जी to pay 38 pounds and 40 pence more to them for them to consider the application. ठीक है, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा बिकॉज इन द लेटर इसमें कुछ भी नहीं मैं लिखा हुआ आपको कि ये किस समझाता हूँ चीज़ के इसकी क्या लिए। वजह है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मेरी बहन ने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा है कि आजकल, और प्लीज़ इसका भी आप ख्याल रखिएगा कि अगर आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन भेजते हैं, अमूमन क्या होता था, आप नेशनलिटी की फ़ीस भरते हैं जो फॉर एडल्ट इज़ 1330 पाउंड्स, 330 पाउंड एडल्ट के लिए, और 1013 पाउंड फॉर अ चाइल्ड। अमूमन ये होती थी फ़ीस। आप एप्लीकेशन को सेंड कर देते थे और वो एक्नॉलेज कर देते थे एक लेटर के साथ कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स मिल गए और हमने फ़ीस भी काट ली है। उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक लेटर वो भेजते थे जहां वो कहते थे आपने ये लेके जाना है पोस्ट ऑफिस में, और वहां आपने 19 पाउंड 20 पेंस की फ़ीस भी भरनी है फिंगरप्रिंट्स के लिए। अभी वो क्या कर रहे हैं, अगर किसी ने नेशनलिटी की एप्लीकेशन सबमिट की है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमें 19 पाउंड 20 पेंस फिंगरप्रिंट्स के पैसे दें। अब आपने मुझे बताया कि आपने दोनों बच्चे के लिए अप्लाई किया है, इसलिए आपसे वो 38 पाउंड कुछ पेंस मांग रहे हैं। सो अगर कोई व्यूअर अभी ये प्रोग्राम देख रहा है और वो नेशनलिटी की एप्लीकेशन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में सबमिट करने के लिए सोच रहा है, मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा, जब आप पेमेंट स्लिप भरें उसमें 19 पाउंड 20 पेंस एंड द नेशनलिटी फीस उसको टोटल करके वो भर दें। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके वो एप्लीकेशन को फौरी तौर पर प्रोसेस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके खूबसूरत प्रोग्राम के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे सवाल। थैंक यू सो मच। मैं रेफ्यूजी था, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी इंडेफिनिट स्टेटस जो है वो मिल चुका है। ठीक है। मेरे जो कार्ड है उसके ऊपर सर ये लिखा हुआ है कि रेफ्यूजी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। ठीक है। और मेरी मिसिज और मेरे बच्चों के जो है वो लिखा हुआ है कि सिर्फ लीव टू रिमेन इंडेफिनेट। तो मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या मेरी बीवी और मेरे बच्चे पाकिस्तानी ओवरसीज नेशनल कार्ड, आईडी कार्ड बनाकर और पासपोर्ट बनाकर पाकिस्तान का सफर कर सकते हैं? इससे उनकी यूके की नेशनलिटी या पासपोर्ट लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा फ्यूचर में? ठीक है। जब आपने अप्लाई किया था असाइलम के लिए, आपकी जो वाइफ थी और बच्चे थे वो डिपेंडेंट्स थे इस एप्लीकेशन के ऊपर, या बाद में वो डिपेंडेंट्स बने थे आपके एप्लीकेशन के ऊपर? सर वो बाद में मैंने मेरे साथ रीयूनियन मैंने अप्लाई किया था 1 साल के बाद, जब मेरा क्लियर हो गया था सब कुछ, तो उसके बाद वो मेरे साथ शामिल हुए थे 1 साल के बाद। एंट्री क्लियरेंस लेके आके? जी जी, एंट्री क्लियरेंस लेके सर, वो उनके लिए मैंने रीयूनियन अप्लाई किया था। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, माय एडवाइस फॉर यू वुड बी कि जब आपके जो आपको और आपकी फैमिली को मिल जाए ब्रिटिश पासपोर्ट, फिर ही जाके आप ट्रैवल करें। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर केसेस में कि होम ऑफिस जब नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई करते हैं वो जानबूझ के एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देते हैं। सो अगेन माय एडवाइस वुड बी यू रादर बी सेफ देन सॉरी। आप वेट कर लें नेशनलिटी के लिए और फिर ही जाके अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कोई इमरजेंसी है, आपके डिपेंडेंट्स जाना चाहते हैं, फिर वो जा सकते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि दे नॉट बाउंड बाय एनी इमिग्रेशन कंट्रोल। सो दैट वुड बी माय एडवाइस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाई मैंने है ना पूछना था कि मेरे पास है ना एक कार्ड है, जो वीजे वाला कार्ड नहीं होता, जी जी वो है, तो वो मेरा फिनिश होने वाला है। लीवो जी जी। जो वो फिनिश होने वाला, तो वो मुझे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सपायर कब हो रहा है? मई में? ये नेक्स्ट 2 महीने बाद में। 2 महीने बाद में, ठीक है। और किस बेस पर आपको मिला था? जी, कौन सी बेस पर आपको वीज़ा ये इशू हुआ था? 2012 में मिला था मुझे। कौन सी बेस पर? बच्चे की बेस के ऊपर, आपके हस्बैंड की बेस के ऊपर? 14 साल की भी। 14 साल की बेस के ऊपर, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपको होम ऑफिस ने 2.5 साल का वीज़ा इशू किया है, फिर आपने 28 डेज़ एक्सपायर होने से पहले आपने अप्लाई करना है। 28 डेज़ पहले आपने अप्लाई करना है। आपने मुझे बताया कि 2 माह के बाद वो एक्सपायर हो रहा है, उसके 28 1 माह पहले आप अप्लाई कर सकती हैं। और मज़ीद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने साथ लगाना होगा, जो है मेनली कि आप यहाँ यूके में रह रही हैं। सो बैंक स्टेटमेंट्स, योर पे स्लिप्स, मुख्तलिफ और प्रूफ्स अगर आपके पास हैं
वो आप साथ लगा सकती हैं और ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। आजकल फिंगरप्रिंट्स के लिए वो आपको विदिन 2 वीक्स एक ईमेल भेजते हैं कि प्लीज़ आप अपनी हमें फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें और हमारे सेंटर आके अपने फिंगरप्रिंट्स दे जाएं। उसके बाद फिर आपको वो रिक्वेस्ट करते कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भी ईमेल कर दें एंड यूजुअली उसके बाद 3 to 4 मंथ्स बाद आपको वो डिसीजन भी ईमेल कर देते हैं। कभी कभी आपको वो जल्दी डिसीजन दे देते हैं, लेकिन एवरेज आजकल है 3 to 4 मंथ्स आफ्टर यू हैड योर फिंगरप्रिंट्स। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हाँ जी, सत श्री अकाल भाजी, की ਸਤਿ हाल ਸ੍ਰੀ चाल? ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? हाँ जी भाजी, बहुत ਵਧੀਆ, थैंक यू। प्रोग्राम भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਦੋ ਕੁ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ, ਤਿੰਨ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਉਹਨੇ ਗਿਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਰਿਟੇਨ ਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੁਛ, ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਾਣੀ ਸੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 1350 ਆ ਤੇ ਜਾਏ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਸੋਰੀ, ਆਪਣੇ ਜੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਯੂਰਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੋਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਲੋਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈ? ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ BRP ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ। BRP ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 2016 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਰਿਟੇਨ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੋਨ EA ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2016 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਫੀਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਐਡਲਟ ਵਾਸਤੇ 1330 ਪਾਊਂਡ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਲਿੱਪ ਭਰਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 19 ਪਾਉਂਡ ਤੇ 20 ਪੈਨੀਆਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1330 ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 19 ਪਾਉਂਡ 20 ਪੈਨੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਟ ਦ ਸਟਾਰਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ 19 ਪਾਉਂਡ 20 ਪੈਨੀਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਮਿਲਿਆ ਅੰਡਰ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, बढ़ते हैं साढ़े अगले कॉल तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रामदान साहब, क्या हाल है जनाब? मैं हबीब गिल अर्ज कर रहा न्यूपोर्ट। जी, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह रखा। जनाब दा प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। लोगों ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ। थैंक यू सो मच। ਤੇ ਮੇਰੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਨਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੈਲਮ ਸੀਕਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਡਿਸੇਬਲ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੇ 2013 ਚ ਮਾਰਚ 2013 ਸੈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ 7 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 7 ਈਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ठीक हो गया। ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ 3 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। जी जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ 2 ਬੇਟੇ। ठीक है। 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਟਿਲ ਅਸਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਗੇਗਾ और ये बायोमेट्रिक होने तो बाद कितना अर्सा लग जाता है और की सूरत हाल है? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब मैं दांगा ब्रेक के बाद। ब्रेक जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल देता जाऊँ जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा kejaz@b.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। एक और मैं ऐलान करना चाहूँगा कि अगर आप अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने के लिए और आपकी बारी नहीं आ रही, परेशान ना हो। अगर आप शाम को आज रात को जाएं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, YouTube पर जाएं, वहाँ टाइप करें कामरान एजाज, वहाँ आपको ये प्रोग्राम नज़र आ जाएगा। और कमेंट्स में अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ। 2 हफ्ते पहले जब हमने ये प्रोग्राम किया था तकरीबन 50 सवाल मुझे पूछे गए थे और मैंने सब के जवाब दिए थे। सो इसलिए अगर आपको बारी नहीं आती आज, यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ कॉमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले कॉलर ने मुझे सवाल पूछा था कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किए हैं फरवरी 2020 में और फिर अगस्त में उनकी वाइफ ने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं और फिर उसके बाद दिसंबर में उनकी छोटी जो बच्ची है उन्होंने भी फिंगरप्रिंट्स दिए हैं और अभी तक कोई जवाब भी नहीं आया। और दूसरा कि जो वो हैं और उनके जो है एल्डेस्ट सन, उनको होम ऑफिस ने अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं दी कि आप हमें आपके फिंगरप्रिंट्स आके दें। अब यहाँ मैं आपको यही एडवाइस करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और आपने चंद दफ़ा इस शो पर फ़ोन भी किया है कि आप एक सख्त सा लेटर अपने सॉलिसिटर के थ्रू होम ऑफिस को लिखें, प्रेफरेबली ए प्री एक्शन लेटर, जहाँ आप होम ऑफिस को अब नोटिस देते हैं कि जी आप हमें अब डिसीजन दें विदिन 14 डेज़। अगर आप हम नहीं देते हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे और मुझे यकीन है कि होम ऑफिस आपको ज़रूर जवाब देगी। जहाँ तक बात है फिंगरप्रिंट्स की, अगर आपके फिंगरप्रिंट्स और आपके बेटे के फिंगरप्रिंट्स अभी तक नहीं हुए, आप बायोमेट्रिक टीम को ईमेल कर सकते हैं कि जी हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स के बायोमेट्रिक्स हो गए लेकिन हमारे अभी तक नहीं हुए, प्लीज़ हमें भी एक बायोमेट्रिक लेटर भेजें, वो भेज देंगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि एक सख्त सा लेटर लिखें होम ऑफिस को, उनको नोटिस दें कि प्लीज़ विदिन 14 डेज़ हमें डिसीजन दें, अगर नहीं देंगे हम आपको कोर्ट ले जाएंगे। दूसरा, बायोमेट्रिक टीम को एक ईमेल लिख दें कि हमें बायोमेट्रिक लेटर्स भेजे जाएं। और जो तीसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि जब बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं उसके बाद कितना टाइम लगता है डिसीजन आने में, यूजुअली 4 to 6 वीक्स में डिसीजन आ जाता होता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसमें भी थोड़ी सी डिले हो रही है। सो अगेन, जो पहले 2 स्टेप्स मैंने आपको बताए कि आप प्लीज़ उनको फॉलो करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत अच्छी न्यूज़ होगी जो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ शेयर करें इस प्रोग्राम के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰੋਂਗ ਨੇਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤਾ ਦਸਾਂਝ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿੰਗਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਆਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 2007 ਦੀ। 2007 ਦੀ, 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਐ ਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਪੀਲ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਦ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਜੱਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਮੈंने ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ। ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾइस वुड बी कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ फौरी तौर पर मिल रहे हो। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमान साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड ने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। लेकिन जो है वो मेरे और मेरे हस्बैंड के ताल्लुकात बीच में काफ़ी फाइनेंशियल हालात की वजह से खासे ख़राब हो गए थे। ठीक है। और जबकि उनकी एप्लीकेशन जो थी वो होम ऑफिस के साथ थी, हमारा बहुत बड़ी झगड़ा हुआ और उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा किया तो मुझे कॉल करना पड़ी। ठीक है। डायरेक्टली मैंने नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सोशल सर्विसेज पे चली गई थी और वहाँ मैंने बताया, और हालांकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड का केस जो है वो होम ऑफिस के पास है, तो मैं पुलिस को इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो सोशल वर्कर था उसने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को। शाम को फिर पुलिस आई और मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करके ले गए, कॉशन इशू किया। ठीक है। ठीक है। अगले दिन वो आ गए लेकिन रात वो वहाँ पे रहे हैं। अब इसके बाद ऐसा था कि ऑब्वियसली हमारी शादी को 16 साल हो चुके थे, लॉन्ग ड्यूरेशन था, दोनों के इमोशनली स्ट्रेस था, बिकॉज मैं इसका रिएक्शन अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। पढ़े लिखे इंसान है लेकिन जी गलती हो जाती है। ठीक है। तो बहरहाल हम जो लगे रहे अपने रिलेशन को सेटल करते हुए, तो उन्होंने होम ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो जिसकी वजह से 10 साल का होम ऑफिस ने बैन कर दिया। और उसके बाद हमने इस डिसीजन को जो है ना अपील में भी दिया कि 10 years इज टू मच। हम अपनी इज़्वाजी जिंदगी को, हमारा एक छोटा बेटा है, एक ही बेटा है मेरा। अच्छा। तो हम खानदानी तौर पे टूटना नहीं चाहते थे। सॉरी, एक सवाल है मेरा आपसे कि जो 10 साल का बैन लगाया वो किसके ऊपर लगाया? नेशनलिटी एप्लीकेशन के लिए? जी हाँ, जी नेशनलिटी के लिए, करेक्ट। ओके, ठीक है। तो अब ये है कि जो हमने 2 दफ़ा अपील की, दोनों दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ, और फिर जो सॉलिसिटर थे उन्होंने हमसे कहा कि अब 3 साल बाद हम दोबारा अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो डिसीजन है वो सही नहीं दिया गया। उनको आपके फेवर में देना चाहिए था कि एक खानदान टूट रहा था और आप स्ट्रेस में थे, और ये जेन्युइन रीज़न है कि वी डिडंट ट्राई टू हाइड बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन आवर ओन रिलेशनशिप्स, एंड मैं स्टिल भी अपने हस्बैंड के साथ ही हूँ। एवरीथिंग इज फाइन आफ्टर दैट। हमने जो भी सेटलमेंट आपस में करनी थी वो की है, इकट्ठे रह रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 3 साल के बाद या मेरे हस्बैंड को 10 साल बाद ही अप्लाई करना पड़ेगा? ठीक है। मैं और सॉलिसिटर ने क्या वजह दी थी कि 3 साल बाद क्यों अप्लाई करें? वो ये कह रहे थे कि जो वो आर्ग्यूमेंट जिस बेस पे सॉलिसिटर कह रहे थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, कि जो सब कुछ हुआ वो
उसके सर्टन रीजन थी, फाइनेंशियल डिप्रेशन के शिकार थे और ठीक है। जिसकी वजह से मेरे पास भी जॉब नहीं थी, हस्बैंड को पार्ट टाइम लाइक वो बैंक में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे लेकिन रिडेंडेंट हो गए ब्रेक्सिट की वजह से। जेपी मॉर्गन बैंक में काम करते थे, फिर पार्ट टाइम करना पड़ा और बहुत ही लाइक ऑब्वियसली मैं बहुत ही समझ गया, समझ ठीक है। लें कि एक्सपेक्टेशन से लो जॉब मिली, लाइक इट वाजंट इवन 15,000 पर I annum, और एक understand. बंदा जो 40,000 कमा रहा हो सडनली 15,000 ठीक पे आ है। रही है, यू नो ऑल दीज इश्यूज। आई अंडरस्टैंड। तो उससे कहा कि उसने जो फैक्टर्स को कंसीडर ही नहीं किया कि he should understand that the person was going at depression, like financial depression. I was not working at that time ठीक as है, मैं well. समझ गया, मैं देता हूँ तो आपके उसने सवाल का कुछ भी जवाब। कंसीडर नहीं किया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। तो ये रॉन्ग डिसीजन है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखिए, जो आपने मुझे बताया कि आपका और आपके हस्बैंड का झगड़ा हो गया और उस वजह से उनको कोई कन्विक्शन हो गई और सज़ा हुई, मे बी नॉन कस्टोडियल सेंटेंस, आई एम नॉट श्योर, और उस वजह से जब आपके हस्बैंड ने अप्लाई किया नेशनलिटी के लिए, उन्होंने होम ऑफिस ने 10 ईयर का बैन लगा दिया कि 10 साल तक आपकी एप्लीकेशन को हम रिफ्यूज़ करेंगे। उसी दौरान आपकी सुलह हो गई और मेरे ख्याल में आपने कोशिश की होम ऑफिस को इन्फॉर्म करने की, फिर भी उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। अगर आपके सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द लास्ट एप्लीकेशन हैव चेंज सिग्निफिकेंटली और आपके पास एविडेंस है, फिर पॉसिबिलिटी है कि आपके हस्बैंड दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और होम ऑफिस को रिक्वेस्ट की जाए कि डिस्क्रेशन आप इस्तेमाल करें कि जो सर्कमस्टांसेस है वो बिल्कुल चेंज हो गए। पॉसिबिलिटी है, अगेन ये डिस्क्रेशन पर शायद होगा, लेकिन मेरे पास अभी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं कि मैं डिटेल में आपको ये एडवाइस दे सकूं। बेस्ट चीज़ ये होगी अगर आप कोई सोलिसिटर को मिल लें, कोई और सोलिसिटर को मिल लें और एक इंडिपेंडेंटली एक राय ले लें उनसे, फिर ही जाके आप ये एप्लीकेशन सबमिट करें, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपके हस्बैंड एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और उनकी जो 1330 पाउंड नेशनलिटी फ़ीस है वो मारी जाती है बिकॉज ऑफ अ रिफ्यूज़ल। सो अगेन बेस्ट थिंग विल बी कि एक सोलिसिटर से राय ले लें और फिर जाके अगला कदम आप उठाएं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि 3-3.5 माह हो गया हमने प्री सेटलमेंट वाला केस डाला हुआ है, तो अभी हमें कोई आंसर नहीं आया। ये एक तो ये पूछना है कि कितना टाइम लगता है और दूसरा ये पूछना था कि इसमें यस नो की कोई ऑप्शन होती है। प्लीज़ ये मैं फ़ोन पे सुन रही हूँ, आप मुझे बता दें। ठीक है, मैं समझ गया। Thank you. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपने प्री सेटलमेंट स्टेटस की एप्लीकेशन सबमिट की थी और आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन उन्होंने आपको ईमेल कर दिया, फिर आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अक्सर प्री सेटलमेंट एप्लीकेशन आजकल की जो टाइम लग रहा है वो है विदिन 3 to 6 मंथ्स। कोई एप्लीकेशन 6 माह से ज़्यादा भी लग रहे हैं क्योंकि होम ऑफिस अपनी तरफ से चेक्स कर रहा है और कोरोना वायरस की वजह से भी डिले है। सो अगेन, अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करती हैं और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 माह और वेट कर लें। अगर जवाब नहीं आता फिर आप उनको एक फॉलो अप लेटर भेज सकती हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि कोई येस नो टिक बॉक्स होता है, मुझे उस आपके सवाल का सवाल समझ नहीं आई, लेकिन जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते अनलेस आप उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं, या अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन उनको बतानी है या कोई चेंजेस करने हैं, आप EU सेटलमेंट स्कीम हॉटलाइन को फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ भी आप उनको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नाजरीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप होगी है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी ब्रदर, एक क्वेश्चन क्या पूछना था फॉर माय फैमिली मेंबर। बेसिकली शी वांट्स टू अप्लाई अ वीजा अपने बच्चों के थ्रू पे। दे गॉट ब्रिटिश पासपोर्ट, तो आपको क्या, शी इज अ सिंगल मॉम, तो वो क्या कौन सा अगर वो वीजा अप्लाई करे तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है? बिकॉज उसके पास पहले रेफ्यूजी स्टेटस है और उसके बच्चे जो हैं वो जो है ना ब्रिटिश हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो जैसे सिंगल मॉम है, बच्चे अंडर एज हैं, बहुत छोटे हैं, तो क्या वो अगर अप्लाई करे वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती है या फिर उसको पेरेंटहुड पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? और कौन सा मतलब के तरीका ऐसा है ज़्यादा इजी उसके लिए? सॉरी, आप अपनी फ्रेंड के लिए पूछ रहे हैं और आपकी फ्रेंड के पास क्या है, रेफ्यूजी स्टेटस? जी जी, रेफ्यूजी स्टेटस है। और कितने साल हो गए उसको वो रेफ्यूजी स्टेटस इशू हुए? आई थिंक 3 साल। 3 साल हो गए। हाँ। ठीक है, जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपके फ्रेंड के पास है रेफ्यूजी स्टेटस और 3 साल हो गए हैं
उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे अगर उनके बच्चे ब्रिटिश हैं, क्योंकि 2 साल बाद वो वैसे ही अप्लाई कर सकती हैं फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अब अगर आपकी फ्रेंड स्विच करती हैं फॉर एग्जांपल टू द पेरेंट रूट एज अ सिंगल पेरेंट, दोबारा उनको वो 5 साल पूरे करने होंगे। सो इसलिए मेरी आपसे यही एडवाइस होगी आपके फ्रेंड के लिए कि अगर वो रेफ्यूजी स्टेटस पर है, 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल और वेट कर लें और उसके बाद अप्लाई करें फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त होता है। जाने से पहले अगेन आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं ऑफिस में, यू आर मोर देन वेलकम, आप मुझे मिल भी सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। वेलकम बैक नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Is it okay if I can talk in English, please? By all means, fire away. Right. I've got my wife came down to UK in a spouse visa, right? Okay. And we had 3 kids so far, and we've been separated for last 4 months. Okay. We don't live with each other. Okay. So if I cancel her visa, would she get deported back home or something? I just want some information on that because I've got the custody of my 3 kids. Okay. So I was like, just wanted to know if I cancel a visa, what happens? Okay. If I put the phone down, can you just explain it, please? Okay. Thank you very much for your call. So in relation to your question, you said that your spouse came into the UK. Subsequently, it's been 4 months and you've separated and you'd like to cancel her visa. And if you did that, would she be deported? Now, it's not as straightforward as that, unfortunately. Yes, you can inform the Home Office that you're no longer living together, and they will write back to you informing you that they've taken note of what you've told them and they will take appropriate action. And in that regard, usually what will happen is the Home Office would cancel her visa. Now, the second question that you asked is, would they deport her immediately? Unfortunately not. And there's a number of reasons for that. Firstly, we're in a pandemic, so there's no removals at present taking place. Secondly, your wife may put a human rights application. She may even contest the children living with you. And on that basis, she may argue that I be allowed to stay here whilst my hearing is pending. It's my basic human rights. And until all that's resolved, she'll argue that she's allowed to stay here. And even then, if the family court decides that the children should live with you and not the mother, even then she could just go into hiding and live here in the UK. As absurd as that may seem, this is the reality, because we have hundreds and thousands of immigrants living in the UK who have no status, and the Home Office might serve a deportation notice against them, but still they're living here. And that is the reality. So yes, the Home Office might take action in cancelling her visa, but will that mean that they'll remove her immediately? Unfortunately not, no. But by all means, do inform the Home Office and they will take appropriate steps. Thank you very much for your call. नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, मैं सवाल है कि मेरे बच्चा ने मिल गया है, तो मेरी वाइफ कोल भी है, तो एक बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट है। ठीक है। दूजा कि मैंने सेंटेंस होया सी 21 मंथ दा, ते ओ 6 साल हो गए उस काम नूं, ते दूजा कि मैं कोर्ट च भी मैं मौके आ गया, जज कोल भी सारा कुछ अपील सी मेरी, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਪੀਲ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਲਾਸਟ ਮੰਥ 6 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ। 6 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੱਜ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਜੱਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ।
ਵੈਸੇ ਤੇ 2-3 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੱਜ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਨਾ ਜਾਵਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ। ਹੈਲੋ अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ सर जी थैंक यू कर रहे हैं ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਤੇ ਮਚ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਡਰ 18 ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ 18,600 ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 22,400। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫॉर एग्जांपल ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ। ਹੈਲੋ अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जुल्फकार बोल रहे हैं दोस्तों, बड़ा सोहना प्रोग्राम जा रहा है। थैंक यू सो मच। ईस्ट लंदन भाइयों की शायद दी सारे ने बहुत मदद की है और मैं ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम देख रहा सी, टीवी ऑन किया है। माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ बड़े अच्छे मतलब है लोगों ने बनाते हो, अपना वीजे शीजे वास्ते गाइड करते हो। मैं भी इंशाल्लाह तुसा कोल हाजिर होसा जरूर, वाले दफ्तर च इंशाल्लाह हाजिर होसा जी जी। एंड साडी सारी फैमिली तरफ तुसा बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकल जी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे जुल्फ़िकार साहब, ईस्ट लंदन के एक वेरी फेमस बिजनेसमैन और एक अच्छे नेक इंसान भी, जो हमारे दोस्त भी हैं। उन्होंने भी कॉल किया और शुक्रिया अदा किया वीनस टीवी का और मेरा भी। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और फॉर योर सपोर्ट और देखते रहे। थैंक यू। नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल था कि मैंने अपनी वाइफ का ILR जो है ना वो ड्यू हुआ है तो वो लगवाना था। ठीक है। तो उसकी जो प्रीमियम सर्विस होती है वो मैं ऑनलाइन जब एप्लीकेशन फिल करता हूँ तो वो सस्पेंड हुई हुई है। ठीक है। और ये मैं उसका मेरी वाइफ का जो वीजा वो एक्सपायर हो रहा है 2 मार्च को। ठीक है। तो प्लीज काइंडली मुझे बताएं कि मैं सुपर सर्विस चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है और मैं कितने दिन पहले, वीजा एक्सपायर 2 मार्च को हो रहा है, कितने दिन पहले अप्लाई कर सकता हूँ और कोई ऐसा सिस्टम है कि मैं सुपर सर्विस ले लूँ किसी तरीके से? क्योंकि जब वो बैक होम से आई थी तो 2.5 ईयर्स बाद मैंने सुपर सर्विस ली थी तो सेम डे मुझे रिजल्ट मिल गया था। ठीक है। तो अब मैं फिर उसका ILR अप्लाई कर रहा हूँ, 5 साल हो गए हैं। जी जी। तो मुझे सुपर सर्विस चाहिए ताकि स्टेट में डिसीजन आ जाए। ठीक है, तो मैं समझ वो जब मैं सिस्टम में जाता हूँ वो कहते हैं बिकॉज ऑफ COVID-19 जी जी सस्पेंड हुआ है, तो प्लीज कैन यू हेल्प मी? ठीक है, आई विल ट्राई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। देखिए आजकल कोरोना वायरस की वजह से जो प्रीमियम सर्वे उसको उन्होंने बंद किया हुआ है और कोई भी शख्स प्रीमियम सर्विस की अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली। बेस्ट एडवाइस ये होगी, आपने मुझे बताया कि आपकी जो वाइफ का वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा है 2 मार्च को 2021 में, उसके 28 डेज़ पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल 2 फरवरी को आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आप भर दें और वहाँ आप फिर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जहाँ आपकी वाइफ फिंगरप्रिंट्स अपने सबमिट कर सकती है। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको प्रीमियम सर्विस की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि जैसे ही आपकी वाइफ अपने फिंगरप्रिंट्स दे देती है उसके बाद होम ऑफिस आपकी वाइफ को एक ईमेल भेजेगी जहां वो रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ हमें आपके डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दे और हम आपके केस के ऊपर फैसला कर देंगे। और जो मैरिज टीम है, ये जो है आप अप्लाई करते हैं फॉर सेट M इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज 5 ईयर रूट पर, ये मेरे एक्सपीरियंस में विद इन 6 to 8 वीक्स में
एप्लीकेशन का जवाब दे देती हैं, वेरी क्विक। सो इसलिए अगर आप नॉर्मल ट्रैक पर अप्लाई कर रहे हैं, अगेन 6 to 8 वीक्स मेरे ख्याल में कोई लंबा टाइम नहीं है, आप फिक्र मत करें। मेनली आपने यही मेक श्योर करना है कि आप इनकम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं 18,600 और आपकी वाइफ ने B1 इंग्लिश टेस्ट और लाइफ इन द यूके टेस्ट पास कर दिया। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल कर दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप नॉर्मल ट्रैक पर करते हैं या प्रीमियम सर्विस पर, आपकी वाइफ को वो ILR इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो सर। वालेकुम सलाम। सर सवाल ये था, एक बंदा है उसके पास भी कागज नहीं है और वो इधर एक ब्रिटिश के साथ रहे हैं 2 साल हो गए। ठीक है। वो दरखास्त अगर डाले तो फीस उसकी कितनी है, और दूसरा फीस माफ होने की दरखास्त हो सकती है? ठीक है। और जो वो लड़की जो ब्रिटिश है उसके पास कोई बच्चे हैं या वो सिंगल है, क्या उसका स्टेटस है? बच्चे अभी नहीं है। बच्चे नहीं है, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, अगर आपके दोस्त एक रिलेशनशिप में हैं एक ब्रिटिश नेशनल के साथ, एक खातून के साथ, अगर उनके पास 2 साल का प्रूफ है मज़ीद कि वो इकट्ठे रह रहे थे, ज़रूर वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दोस्त को वो वीज़ा इशू कर देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आप एक फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं, अगर आप डेस्टिट्यूट हैं, अगर आप अपने अखराजात और आप पूरे नहीं कर सकते, फिर आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं फ़ी वेवर के लिए और वो ग्रांट हो रहे हैं। विद इन 2 to 3 वीक्स में होम ऑफिस आपको एक ईमेल भेज देती है जहां वो आपको बता देती है कि हमने आपका वेवर एक्सेप्ट कर दिया है और हम आपको होम ऑफिस की फ़ीस नहीं चार्ज कर रहे। अगर आपको वेवर नहीं मिलता, आजकल होम ऑफिस फ़ीस है £1,052.20 फॉर द होम ऑफिस एप्लीकेशन और £624 पर ईयर फॉर द IHS सरचार्ज जो बनता है 2.5 साल वीज़े के लिए £1,560। सो इकट्ठा तकरीबन है £2,600 होम ऑफिस फ़ीस। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूंगा कि आप पहले एक फ़ी वेवर अप्लाई कर लें, जैसे वो ग्रांट हो जाए फिर आप सिस्टर के थ्रू जाके पार्टनर का एप्लीकेशन सबमिट कर दें। पार्टनर का अनमैरिड पार्टनर का एप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कि होम ऑफिस जानबूझ के रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं हम नहीं मानते, आपके पास प्रूफ है या आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं। सो आई विल एडवाइज़ यू ये एप्लीकेशन आप एक सिस्टर के थ्रू ही सबमिट करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 सर। हेलो सर। मेरा एप्लीकेशन हुआ है FP का फैमिली रूट में फर्दर लीव टू रिमेन। उसमें अभी मैं जॉब कर रही हूँ। मैं जॉब में मेरा एम्प्लॉयर ने एक बार चेक कर लिया था तो उसका सर्टिफिकेट आ गया था। अभी सेकंड टाइम वापस रीचेकिंग है। मेरा अभी तक जवाब कुछ नहीं आया फैमिली रूट पे आफ्टर आई डिड एप्लीकेशन। अभी वो एम्प्लॉय सेकंड टाइम चेक करेंगे तो उसका रिप्लाई क्या होगा, क्योंकि मेरे को बहुत, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज दिस जॉब, इट्स माय परमानेंट जॉब। ठीक है। व्हाट विल बी द रिप्लाई इन केस इफ इट इज समथिंग लाइक नेगेटिव? तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि एम्प्लॉयर ऐसे बोल दिया है कि एप्लीकेशन आपने कब सबमिट की थी? लास्ट डेट, you can't work if you don't get any reply within this 1 week's time or something. So please help me. What can I do for this? When did you submit the application? Okay. आपने एप्लीकेशन कब सबमिट की थी मेरी बहन? मेरा बायोमेट्रिक सितंबर में आया था। बायोमेट्रिक तो ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अगर आपको एक दफ़ा उन्होंने काम की इजाज़त दे दी है, उन्होंने एम्प्लॉयर चेक किया है, अगर दूसरी दफ़ा करते हैं, आई एम 99.99% सर्टन कि आपको दोबारा वो काम की इजाज़त देंगे, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में नथिंग चेंजेस। सो वाइल्स योर एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग यू आर अलाउड टू वर्क पर्स्यूएंट टू 3C ऑफ द इमिग्रेशन रूल। सो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सितंबर में आपने एप्लीकेशन सबमिट की, तकरीबन 4 माह हो गए। अगर 2 माह में जवाब नहीं आता, 6 मंथ्स में आपको डिसीजन नहीं आता, फिर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा अपने सिस्टर के थ्रू एक फॉलो अप लेटर लिखें होम ऑफिस को और उनको रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ मुझे फौरी तौर पर जवाब दिया जाए मेरे एप्लीकेशन का। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव होने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान साहब बोल रहे हैं? जी जी। ये कमरान साहब, मैं एक पूछने मतलब मैं सिस्टर ने मतलब ना एप्लीकेशन पाकिस्तान तो मतलब भेजी है, तकरीबन 1.5 साल हो गया। ठीक है। ब्रिटिश पासपोर्ट वास्ते मेरा वालिद ब्रिटिश है, सारा कुछ मैं सारे, मेरी सिस्टर पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान तो मतलब अप्लाई किया 1.5 साल हो गया, कोई जवाब नहीं दिता। किने अप्लाई किया जी? किने अप्लाई किया ब्रिटिश पासपोर्ट वास्ते?
ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ठीक है, 1.5 साल हो गया, ठीक है, मैं समझ गया। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, मतलब ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸਲਿਸਿਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਦਾ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 14 ਜਾਂ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ देंगे ਉਹ कितने तक पहुँचने ਤੁਹਾਡੀ एप्लीकेशन के नाल, क्योंकि 1.5 साल बहुत ज़्यादा टाइम है। नाजरीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। अगेन उन नाजरीन के लिए जिन्होंने आज कोशिश की और उनकी बारी नहीं आई, डोंट वरी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ कामरान एजाज, वहाँ आप टाइप कर दें और कमेंट्स में आप मुझे कोई भी सवाल पूछेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, अगले हफ्ते हमारी मुलाकात होगी 6 से लेकर 7 बजे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।